आप देखना शुरू कर चुके हैं चरावली ई पाठशाला। जैसा कि आपको पता ही है, हम आजकल मध्यकालीन इतिहास को कवर कर रहे हैं और उस मध्यकालीन इतिहास में हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है उत्तर मुगल साम्राज्य। और इस उत्तर मुगल साम्राज्य की 2 क्लास आप ऑलरेडी ले चुके हो, जिसमें आप पहली क्लास में बहादुर शाह प्रथम और जहांगीर शाह के बारे में पढ़ रखा है। दूसरी क्लास जो हमने ली थी उसमें हमने कवर कराया था फर्रुखसियर से लेके मोहम्मद शाह रंगीला तक। अब मैंने आपको ये बताया था कि अब हमारी उत्तर मुगल साम्राज्य की एक क्लास और बाकी है, जिसमें हम अहमद शाह से स्टार्ट करेंगे और बहादुर शाह जफर पर एंड कर देंगे। लेकिन दोस्तों, जब मैं इस क्लास के बारे में सोच रहा था तो मैंने जब जैसे ही यहाँ से स्टार्ट किया तो मुझे लगा यहाँ का ये जो पीरियड है 1748 से लेके 1857 तक का, ये पीरियड पूरी तरह से मुगल काल का एक कह सकते हैं पूर्ण रूपेण पतन का काल है। अगर ये इनका पतन हो रहा है तो किसी न किसी का तो उदय हो रहा होगा। तो जो उदय हो रहा था वो रहा था एक तो प्रांतीय राजवंश, जिसमें मराठा साम्राज्य, सिख साम्राज्य और कई सारे साम्राज्य जो बहुत बड़े पैमाने पर उभर रहे थे, ये वाले सारे साम्राज्य। दूसरी तरफ जो यूरोपियन कंपनीज थी उनका आगमन ऑलरेडी हो ही चुका था। उनमें प्रमुख थे पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। उधर उनका एक तरह से कंपनीवाद चल रहा था, कंपनियों की आपस में लड़ाई चल रही थी, एक अपने कह सकते हैं वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी। और उस वर्चस्व की लड़ाई में ब्रिटेन से आने वाली अंग्रेजों ने अपना एक कह सकते हैं झंडा गाड़ दिया था यूरोपियन कंपनी में। तो ये जो कालखंड है, इस कालखंड को पढ़ने से पहले मुझे लगा आपके लिए एक स्पेशल क्लास अरेंज करनी चाहिए, जिससे कि आपको चीज़ें कन्फ्यूज ना करें। क्योंकि अगर मैं इसको डायरेक्ट पढ़ लेते हैं उसके बाद तुरंत हम मराठा साम्राज्य पर अगर आ जाते हैं तो आपको कन्फ्यूजन आपके साथ ही चलेगा और वो ज़िंदगी भर आपके साथ कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, या कहूँ उस कन्फ्यूजन को कम से कम करने के लिए, मैंने ये आज वाली क्लास करने का विचार किया है। तो पहले हम उस क्लास को करेंगे, उसके बाद ही हम इस वाली क्लास को अरेंज करेंगे। जो आज वाली क्लास है वो आपको चीज़ों को कनेक्ट करेगी एक दूसरे के साथ। कहाँ से हम मतलब मुगल काल से कैसे प्रांतीय राजवंश बने और प्रांतीय राजवंशों में अंग्रेज कहाँ से आए, और पूरी जो रिलेशन है आपस का, वो रिलेशन शो करने के लिए मैंने आज की क्लास अरेंज करनी पड़ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इतना तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि जो मुगल साम्राज्य की जो नींव पड़ी थी, या जो मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, वो दिल्ली सल्तनत के बाद हुई थी। और ये मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? बाबर ने डाली थी 1526 पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद। यानी कि दिल्ली सल्तनत के बाद आया मुगल साम्राज्य। और जिस समय मुगल साम्राज्य दिल्ली में स्थापित हुआ, बाबर ने किया, उस समय बाबर ने खुद अपनी पुस्तक बाबरनामा में भी 7 राज्यों का उल्लेख किया था, जो हम बाबर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये देखिए, बाबर ने बाबरनामा में खुद लिखा है कि जिस समय बाबर ने टेक ओवर किया दिल्ली को, उसमें 7 प्रमुख राज्य थे। उसके अनुसार बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, दिल्ली, विजयनगर और बहमनी। इसमें दिल्ली पे तो खुद बाबर ने अधिकार कर लिया था। बचे थे ये 6 राज्य, जिसमें उसने लिखा है कि विजयनगर के कृष्णदेव राय सबसे शक्तिशाली थे। और ये जो ऑरेंज कलर है ये यहाँ पे हिंदू राजा थे, बाकी जहाँ ये ग्रीन कलर है यहाँ पे मुस्लिम शासक थे। तो ये आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि बाबर ने दिल्ली पर कर लिया अधिकार। बाकी के बचे 6, बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, विजयनगर और बहमनी। जैसे कि वहाँ भी कलर था, सेम ये कलर है यहीं पे। तो इसके साथ ही इधर जो यूरोपियन कंपनी थी, भारत में व्यापार करने के लिए इनका आगमन हो रखा था। यानी कि अगर मैं बात कहूँ यूरोपियन कंपनी में सबसे पहले कौन आई थी, तो पुर्तगाली आए थे। और ये पुर्तगालियों का आगमन बाबर के आने से पहले हो रखा था। ये तो आपने पढ़ ही रखा होगा कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी। तो 1498 ये पड़ता है 1526 से पहले। तो उसमें कभी कन्फ्यूज मत होना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कालक्रम का कि भारत में आने का कालक्रम है, उसमें मुगल होगा, पुर्तगाली होगा, ब्रिटिश होंगे या जो डच होंगे, तो इसमें मुगलों से पहले पुर्तगाली आ रखे थे। तो यानी कि पुर्तगाल यूरोपियन कंपनी में जो सबसे पहले आए थे वो पुर्तगाली आए थे। और ये पुर्तगाली भारत में मुगल आने से पहले आ रखे थे। यानी कि मैं बात करूं बाबर के काल की, तो बाबर के काल में इधर दिल्ली, यहाँ पर बाबर का अधिकार था। ये 6 प्रांतीय राज्य थे, जैसे विजयनगर के कृष्णदेव राय उस समय के प्रमुख शासक उसने बताए हैं, और मेवाड़ के राणा सांगा थे उस समय। और इधर यूरोपियन कंपनी में केवल उस समय इनका अधिकार कहीं पे नहीं था पुर्तगालियों को, केवल ये व्यापार करने के उद्देश्य और व्यापार करने के लिए ही हिंदुस्तान में आए थे। और ये बाबर से पहले आ रखे थे।
ये तो थी कहानी इधर की। अब कहानी अब जो हम पढ़ रहे हैं इस कालखंड में, वो हम आप देख ही रहे हो कि हमने बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, एक एक करके इनको सबको ख़त्म किया है। और उससे पहले हमने इन प्रांतीय राजवंशों को भी एक एक करके ख़त्म किया था। और हम विजयनगर में जो पढ़ रहे थे तो मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि विजयनगर साम्राज्य का जो टूटा था, जो विखंडित हुआ था, वो तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद टूट गया था। और उसी विजयनगर साम्राज्य को टूटने के बाद ही ये मैसूर और कर्नाटक राज्य बने थे आगे चल के। और ये वही मैसूर है जहाँ पे आप टीपू सुल्तान और हैदर अली का नाम जो इतिहास में सुनते हो, वो इसी मैसूर के शासक थे। तो ये तो थे इधर, ये प्रांतीय राज बढ़ते जा रहे थे धीमे धीमे करके। और इधर यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू हो रखा था। पुर्तगाली पहले आ ही रखे थे, और उसके बाद 1595 में आए थे आपके डच। 1595 में किसका शासन था हिंदुस्तान पे? अकबर का, 1605 तक। और उसके बाद आए थे अंग्रेज। 1599 में आने वाला प्रथम जो ब्रिटिश नागरिक था वो 1599 में भारत आया था। उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। बहुत लोग गलती करते हैं कि भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक जो था वो कैप्टन हॉकिंस था, जो कि जहांगीर के दरबार में आया था। नहीं, कैप्टन हॉकिंस के आने से, कैप्टन हॉकिंस तो आया था 1608 में, लेकिन उससे पहले 1599 में जॉन मिल्डन हॉल भारत ऑलरेडी आ चुका था। ब्रिटिश अंग्रेजों के बाद डेन आए, डेन के बाद फ्रांसीसी आए। तो ये अब आपको ये तो खुद समझ जाना चाहिए कि जब एक से ज़्यादा कंपनियां एक जगह पे आ जाएंगी, यानी कि एक सामान के लिए एक से ज़्यादा जब दुकानदार हो जाएंगे, तो उनमें सिंपल सी बात है आपस में प्रतिस्पर्धा होगी अपनी अपनी दुकान को लेकर कि मेरी दुकान बढ़िया या मेरी दुकान बढ़िया। तो वही सेम चीज़ इनके आपस में भी होने लग गई। तो ये सारी की सारी जो भी विदेशी थे, यूरोपियन थे, इनमें अपने वर्चस्व को लेके, अपनी चीज़ों को लेके आपस में लड़ाई होने लग गई। और इसी वर्चस्व की लड़ाई में ब्रिटिश और फ्रांसीसी कर्नाटक के लोग बढ़ गई। और उस कर्नाटक के लिए इनमें दोनों में आपस में 3 युद्ध हुए। आखिरकार ये इन सबकी ब्रिटिश जो भी है, ब्रिटिश नहीं सॉरी यूरोपियन कंपनी में सबसे ज़्यादा जो वर्चस्व की जो लड़ाई थी इन सब यूरोपियन कंपनीज की, उसमें फतेह हासिल की इन अंग्रेजों ने। यानी कि अंग्रेजों ने पूरी तरह से कह सकते हैं भारत के व्यापार पर पूरा एकाधिकार कर लिया। ये तो इधर केवल कंपनियों की आपस की लड़ाई थी, तब तक इनका अंग्रेजों का हिंदुस्तान में कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। इधर आप देख ही रहे हो कि मुगल साम्राज्य एक एक करके नीचे बढ़ता जा रहा था। शाहजहां, औरंगजेब, और इसी शाहजहां और औरंगजेब के टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे 1645-46 में मराठा साम्राज्य की स्थापना करते हैं छत्रपति शिवाजी। और छत्रपति शिवाजी, आपने जब औरंगजेब के बारे में पढ़ रहे थे तब भी हमने छत्रपति शिवाजी के बारे में पढ़ा था। और एक चीज़ और पढ़ी थी, औरंगजेब के टाइम पे छत्रपति शिवाजी के साथ साथ कई सारे विद्रोह हुए थे, अगर आपको याद हो तो। एक था जाट विद्रोह, दूसरा था बुंदेला विद्रोह, तीसरा सतनामी विद्रोह, और चौथा था सिख विद्रोह। और जितने भी ये विद्रोह हुए, हालांकि उस समय पे विद्रोह को दबा दिया गया, लेकिन विद्रोह उस समय तो दब गए, लेकिन जैसे ही ये मुगल कमज़ोर हुए, जो उन विद्रोहों के विद्रोही थे, या उन कह सकते हैं उनके जो वंशज थे, उन्होंने मुगलों का, जैसे ही मुगल कमज़ोर हुए, उन्होंने अपने अपने जगह पर अलग अलग अपने स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित कर दिए। और इसी कड़ी में इधर मुगल हो रहे थे कमज़ोर और मराठा हो रहे थे शक्तिशाली। तो छत्रपति शिवाजी के टाइम पे मराठा काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। छत्रपति शिवाजी के बाद राजा राम, शिवाजी द्वितीय, साहू जी, इन लोगों ने कमान संभाली। और उसके बाद आए थे लाइट में पेशवा, और ये पेशवा सबसे शक्तिशाली थे मराठाओं में। और पेशवा में आप सुनते हो बाजीराव, और बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, रघुनाथ राव, ये सब क्या थे? ये सारे के सारे पेशवा थे। और इन सब में जो सबसे शक्तिशाली जो पेशवा होने का जो गौरव प्राप्त है वो है बाजीराव प्रथम को, जो आपने जिसके ऊपर बाजीराव मस्तानी मूवी आ रखी है। हालांकि अंग्रेजों की कुटिल चाल के आगे मराठा साम्राज्य भी टूटा, और ये पूरा मराठा साम्राज्य जो एक समाज था पूरा का पूरा 6 जगहों पर विभक्त हो गया, जिसमें कि पुणे के पेशवा, सतारा में छत्रपति, नागपुर में भोंसले, ग्वालियर में सिंधिया, बड़ौदा में गायकवाड़ और इंदौर में होलकर। यानी कि पूरा मराठा साम्राज्य 6 भागों में विभाजित हो गया। अभी तक अंग्रेज यानी कि देखा जाए तो इधर केवल अपने व्यापार पर ध्यान दे रहे थे, अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाने पर ध्यान दे रहे थे, जब तक मुगल शक्तिशाली थे। जैसे ही मुगल कमज़ोर पड़ेंगे, इधर अंग्रेज अपना हिंदुस्तान पे धीमे धीमे अधिकार करना प्रारंभ कर देंगे। तो अब तक अंग्रेज क्या कर रहे थे वो मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से बताता हूँ। जब तक मुगल शक्तिशाली थे तो तब तक अंग्रेज केवल अपनी व्यापारिक कोठियों का निर्माण करने में ही लगे हुए थे। सबसे पहले इन्होंने व्यापारिक कोठी बनाई थी 1611 में मसूलीपट्टनम में।
उसके बाद सूरत में 1613 में इसी के लिए आपके कैप्टन हॉकिंस और उसके बाद सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में गए थे और टॉमस रो इस सूरत के व्यापार करने के लिए अधिपत्र है उसको लेने में सफल हुए थे। उस सूरत के बाद फिर इन्होंने अपनी जो जहांगीर थे, जहांगीर ने इनको टॉमस रो से काफ़ी प्रसन्न भी होते और आपने जो जहांगीर काल में देखा होगा कि टॉमस रो को इंग्लिश खां की उपाधि भी दी थी और उसके साथ ही साथ उस टॉमस रो को इलाहाबाद, आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, भरूच इन सब में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दे दी थी। उसके बाद अंग्रेज़ों ने व्यापारिक कोठी खोली मुंबई में 1687 में। उसके बाद इन्होंने पहली किलेबंद कोठी बनाई अपनी मद्रास में। उसके बाद ये बढ़े इधर पूर्व की तरफ, यहाँ पे पटना में 1651 में, फिर इधर कोलकाता और आप रामघाट में अपनी कोठियाँ बनाई। तो अभी तक जो केवल और केवल आप देख रहे हो व्यापारिक कोठियाँ बनाने में इनका फोकस था। और जैसे ये इधर आते हैं बंगाल की तरफ, यहाँ पे क्योंकि यहाँ की कई सारी ज्योग्राफिकल कंडीशन अच्छी थी, तो यहाँ पे इन्होंने अपना सबसे पहले अपना जो अधिकार किया था वो उन्होंने यहीं पे किया था। तो ये तो थी अंग्रेजों की कहानी, इधर अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाने में व्यस्त थे। इधर मराठा अपने शक्तिशाली हुए और उसके बाद धीमे धीमे टूटे भी 6 कालों में। इधर हम पढ़ ही रहे हैं मुगलों के बारे में, और जब तक मुगल हुए थे उसके बाद उत्तर मुगल काल में आए। उत्तर मुगल काल में आपने मोहम्मद शाह रंगीला पिछली क्लास में ही पढ़ा है। मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे पूरे प्रांतीय राजवंश कई सारे स्वतंत्र हो गए थे, जैसे बंगाल, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, जयपुर, रुहेलखंड वही जो बुंदेला जो आंदोलन हुआ था उस वहाँ से रुहेलखंड का जन्म होता है। जहाँ से जाट विद्रोह हुआ था वहाँ से भरतपुर राज का उदय होता है। और जहाँ से आपने देखा होगा सिख विद्रोह हुआ था वहीं से सिख साम्राज्य का उदय होता है। तो ये आपने देखा इधर, क्योंकि सिख साम्राज्य में आपको पता ही है सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उनकी मृत्यु के बाद आता है बंदा बहादुर के बाद ये कई सारे मिसल में टूटा सिख, और उसके बाद आगे चल के कालांतर में हुए थे राजा रणजीत सिंह। उन्होंने की थी सिख साम्राज्य या पंजाब राज्य की स्थापना। तो ये धीमे धीमे करके मुगल हो गए थे इधर कमजोर, और ये प्रांतीय राजवंश हो गए थे धीमे धीमे करके शक्तिशाली। और इधर अंग्रेजों ने भी अपना धीमे धीमे करके अब, क्योंकि ये व्यापारिक रूप से पूरे सुदृढ़ हो गए थे, अब इन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में कदम रखने की ठानी। और हिंदुस्तान की राजनीति में इन्होंने कदम रखा, और वो कदम रखा सबसे पहले इन्होंने बंगाल से। तो सबसे पहले उन्होंने 1757 में प्लासी का युद्ध नहीं था, वो एकदम से कह सकते हैं धोखा था। 1757 में वहाँ का जो सुल्तान था मीर जाफर, उसको हटाने के लिए और अपना एक चाटुकार वहाँ बिठाने के लिए 1757 में प्लासी के युद्ध में इन्होंने सफलता प्राप्त की। लेकिन उस सफलता के बाद एक युद्ध हुआ 1761 में, से बोलते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। उसमें इस पूरे मराठा साम्राज्य की हुई थी हार, और उस युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में। और उस अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था इस युद्ध में इस अवध के शासक ने, का नाम था सिराजुद्दौला। तो उसके बाद जैसे ही मराठा साम्राज्य हारा उसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई में, ये हो गए पूरी तरह से कमज़ोर, पूरी तरह से इनफैक्टिव, ये साउथ में थे। और जैसे ये कमज़ोर हुए तो अंग्रेज़ों ने 1764 में बंगाल में और पंच किया, और बंगाल में अपना और मतलब हाथ बढ़ाया। तो उस बंगाल के शासक ने साथ लिया अवध के नवाब का, और उस अवध के नवाब के साथ साथ यहाँ का जो मुग़ल शासक था उस समय शाह आलम द्वितीय, और बंगाल का नवाब और अवध के सिराजुद्दौला, तीनों की सम्मिलित सेना को अंग्रेज़ों ने बक्सर के युद्ध 1764 में पराजित किया। और यही जो बक्सर का युद्ध था 1764 में, यही हिंदुस्तान की राजनीति का एक तरह से कह सकते हैं कायाकल्प सिद्ध हुआ। और इसी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में अपना वर्चस्व कहें या कहें एकाधिकार करना प्रारंभ कर दिया था, और यही सबसे निर्णायक युद्ध भी सिद्ध हुआ। और इसी युद्ध के बाद 1764 में हुआ, बंगाल जीत लिया। अब बंगाल जीत तो लिया, कुछ चीज़ जीत लोगे तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अपने नियम बनाने पड़ेंगे। और उसी नियम बनाने को सबसे पहले जो नियम बनाया था वो बनाया था इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जाके बनाया था। तो उसी रेगुलेटिंग एक्ट जो बनाया, उस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में शासन करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की। और जो इन्होंने शासन करने के लिए जो रूल बनाए
वहीं से आपकी पॉलिटी का जन्म होता है। जैसे कि सबसे पहले 1763 में आपने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, फिर चार्टर एक्ट आए 1793, 1813, 1833, 1853 में। तो जैसे जैसे ये रूल्स आते गए और इन्हीं रूल्स को हमने समावेश किया है पॉलिटी में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इतिहास में से ही पॉलिटी का जन्म होगा, तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ से किस प्रकार से इतिहास के बीच में से ही पॉलिटी का आपकी निकल रही है। तो ये जो एक्ट हैं इन सब पोर्शन को पढ़ेंगे हम पॉलिटी में, और जहाँ जहाँ इनका प्रभाव आपकी हिस्ट्री वाले पोर्शन में पड़ेगा वहाँ वहाँ भी हम इन सारे एक्ट का रूल्स का हम जिक्र भी करेंगे। तो ये तो थी आपका बक्सर युद्ध का प्रभाव। अब इस बक्सर युद्ध को आप 3 बार पढ़ोगे। पहले आप पढ़ोगे, जैसे मुगल्स पढ़ रहे हैं तो मुगल बक्सर के युद्ध में मुगलों ने पार्टिसिपेट किया, तो जब मुगल पढ़ेंगे और जैसे आज कल की क्लास में जैसे ही हम आएंगे शाह आलम पे, तो शाह आलम पे हम आएंगे तो हमें बक्सर के युद्ध का जिक्र करना पड़ेगा। और अचानक से हम बक्सर के युद्ध का जिक्र करते, ये आज की क्लास नहीं करते, तो आप यहीं से कन्फ्यूज हो जाते कि कहाँ से अवध आ गए। उसके बाद हम प्रांतीय राजवंशों को पढ़ेंगे, इसमें हम बंगाल और पहले हम पढ़ेंगे अवध के बारे में, तो वहाँ भी हम अवध ने पार्टिसिपेट किया था बक्सर, तो वहाँ भी बक्सर के युद्ध का जिक्र होगा। उसके बाद हम फिर बंगाल को पढ़ेंगे, वहाँ भी हमें बक्सर का युद्ध पढ़ना पड़ेगा क्योंकि बंगाल का नवाब था। और उसके बाद इन सबको पढ़ने के बाद जब हम दोबारा से इन यूरोपियन कंपनियों का आगमन कराएंगे और सारी की सारी यूरोपियन कंपनियों को हम एक बार पढ़ेंगे, और अंग्रेज़ों का जब काल आएगा धीमे धीमे करके 1764 तक आएंगे अंग्रेज़ों पे हम, तो वहाँ भी हमें बक्सर का युद्ध पढ़ना पड़ेगा। तो ये बक्सर का युद्ध आप पढ़ोगे कुल 4 बार, ठीक है। तो इसके अलावा ये तो हो गया, यहाँ से ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी आपको। इधर हम पढ़ रहे हैं मुगल्स को, तो रंगीला तक पढ़ चुके हैं, कल की क्लास में बहादुर शाह जफर तक खत्म कर देंगे, और वो कहाँ तक ले जाएंगे हम 1857 की क्रांति तक। ये 1857 की क्रांति में केवल हम अभी मुगलों का देखेंगे रूपांतरण, लेकिन 1857 की क्रांति केवल मुगलों की क्रांति तो नहीं हुई थी, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो था प्रांतीय राजवंशों को लेकर और अंग्रेजों को लेकर। तो एक तो इधर से 1857 की क्रांति यहाँ तक आ जाएगी, प्लस अब जब हम इनको पढ़ेंगे तो इनकी हम शुरुआत से लेके और अंत तक, यहाँ शुरुआत हो रही है इनकी मुगल काल से लेके, मुगलों से निकल रहे हैं ये प्रांत राजवंश, और फिर कहाँ जाके मिल जाएंगे सारे के सारे, ये सारे के सारे मिल जाएंगे आपके अंग्रेजी साम्राज्य में। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई और कहाँ जाके मिलेंगे, ये पूरा हम इनके बारे में पढ़ लेंगे। तो शुरुआत हो जाएगी, पूरा अंग्रेजों तक मिल जाएंगे, फिर इनको सब ये सारे जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद जब हम यूरोपियन कंपनियों को पढ़ेंगे, अंग्रेजों को पढ़ेंगे, फिर जब इनका जिक्र आएगा तो आप तब उसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि लोग करते क्या है, सीधा मुगल पढ़ते हैं, मुगलों के बाद सीधा चले जाते हैं इधर यूरोपियन कंपनी और अंग्रेजों के पास। तो बीच की जो कड़ी है प्रांतीय राजवंश, यही आपको फिर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। लोगों को रटना पड़ता है कि हड़प नीति में कौन क्या हुआ था, कहाँ पे विलय नीति में कौन सबसे पहले मिला था। अगर आप इनको एक बार पढ़ लोगे तो आपको ये जो रटने वाली चीज़ें हैं वो आप रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी 1857 की क्रांति का जो प्रभाव था वो हुआ था। हाँ, एक चीज़ और, जैसे बक्सर का युद्ध में इधर रेगुलेटरी एक्ट बन गया, पॉलिटी बन गई, लेकिन यहाँ भी तो अंग्रेजों को किसी न किसी अपने, जैसे इधर बादशाह होते थे, कहीं राजा होते थे, कहीं नवाब होते थे, तो अंग्रेजों का भी तो हेड का कोई नाम होता होगा, तो अंग्रेजों का भी तो अपना हेड के लिए कोई बिठाना पड़ता होगा। तो अंग्रेजों ने जो बिठाया था बंगाल में, क्योंकि सबसे पहले बंगाल को जीता, इसलिए सबसे पहले जो बिठाया था अपना जो कार्यकर्ता था उसको बोलते थे बंगाल का गवर्नर। बंगाल का गवर्नर धीरे धीरे आगे चल के जब रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो उस रेगुलेटिंग एक्ट के बाद बंगाल का गवर्नर कहा जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ भारत का गवर्नर जनरल। और जब 1857 की क्रांति हुई और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, सीधा ब्रिटिश क्राउन का शासन हुआ, तो जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कहा जाने लगा भारत का वायसराय। यानी कि ध्यान देना, भारत का वायसराय कब था, जब भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन का अधिकार था। और उसके बाद जैसे ही 15 अगस्त 1947 को भारत हिंदुस्तान के शासकों को हस्तांतरित, भारत की शासन हिंदुस्तान को हस्तांतरित होता है, तो भारत का जो सबसे सर्वोच्च पद है उसको फिर दोबारा से क्या कहने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। तो ये इनको भी इसी पूरी कहानी में पूरा पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा आप ये देखोगे कि ये जो प्रांतीय राजवंश हैं ये निकल तो गए मुगल साम्राज्य से, हमने पिछली क्लास में देख लिया। अब ये ब्रिटिश साम्राज्य में मिलेंगे कैसे, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने का इनका क्या क्रम है और ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने का इनका क्या कारण है, उसको हम पढ़ेंगे। वो सबसे ज़्यादा 2 लोगों ने प्रभावित किया जो प्रांतीय राजवंश हैं ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए। सब कहें तो 2 लोग सबसे ज़्यादा उत्तरदायी हैं, एक है आपका लॉर्ड वेलेस्ली और दूसरा आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नीति निकाली थी, इसका नाम था सहायक संधि,
और लाल डलहौजी की नीति आई थी, उसका नाम था हड़प नीति। तो सहायक प्रश्न से पूछा जाता है कि सहायक संधि के अंतर्गत सबसे पहला सम्मिलित होने वाला राज्य कौन सा था, वो था हैदराबाद। और डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत सम्मिलित होने वाला राज्य कौन था, वो था सतारा। और लाल डलहौजी की हड़प नीति का ही परिणाम था 1857 की क्रांति। और लाल डलहौजी की सहायक संधि क्या थी, ये देखिए, ये लाल डलहौजी ने की थी सहायक संधि। सहायक संधि में क्या था और ये आवश्यकता क्यों पड़ी थी? वेलेजली ने कहा कि जो आपके जो विदेशी मामले होंगे उन पर रहेगा अधिकार हमारा, यानी कि विदेशी मामले और सीमा से संबंधित मामले, या कि जो भी विदेशी चीज़ें हैं उन पर रहेगा अंग्रेजों का अधिकार, लेकिन हम आपके आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसी चीज़ को मानने वालों में सबसे पहले थे हैदराबाद के नवाब, उसके बाद मैसूर वही आपको पता ही हैदर अली, क्या नाम है उनका, टीपू सुल्तान, उसके बाद तंजावर, अवध, पेशवा, भोंसले, सिंधिया, होलकर, ये सारे के सारे मराठा साम्राज्य। और इधर जोधपुर, भरतपुर, बूंदी, ये सारे के सारे इधर राजस्थान वाला पोर्शन। तो ये तो थे वेलेजली के अंतर्गत भारत में सम्मिलित अंग्रेजों के साथ सम्मिलित होने वाले सारे के सारे राज्य। अब अगर बात करें लाल डलहौजी की, तो लाल डलहौजी की आई थी, इसको बोलते हैं व्यवगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या हड़प नीति, या गोद प्रथा निषेध। और इसकी नीति से प्रभावित होने वाले राज्य थे सबसे पहले सतारा, उसके बाद जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, यहाँ पर कुशासन का आरोप लगाया था इसने, और एक था बरार। तो इसी नीतियों से परेशान होके इन सब ने, और इनमें सब में लीडरशिप की थी, आपको पता ही है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। वही परिणाम था, इन्हीं का परिणाम था कि 1857 की क्रांति हुई, और उसी क्रांति के फलस्वरूप मुगलों का पूते से सफाया हुआ। मुगलों का तो सफाया हुआ ही हुआ, मुगलों के साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का भी सफाया हुआ था। तो ऐसे करते हुए हम यहाँ पर 1857 की क्रांति तक आएंगे। और 1857 क्रांति तक आने से पहले हम आपको ये बता दें, कई सारे युद्ध हुए अंग्रेजों के। उन युद्धों में प्रमुख हैं, एक तो 4 युद्ध हुए थे, मैसूर आंग्ल युद्ध, 1, 2, 3, 4, प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय आंग्ल मैसूर, तृतीय, और उनके बाद हुई थी कुछ संधियाँ, 4 युद्धों के बाद 4 संधियाँ। उसके बाद 3 कर्नाटक युद्ध हुए, कर्नाटक युद्ध हुए थे, ध्यान देना, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। उसके बाद एक नेपाल युद्ध हुआ है, अंग्रेजी नेपाल युद्ध। उसके बाद 2 बर्मा युद्ध हुए, 2 अफगान युद्ध हुए, 2 सिंध युद्ध हुए, और 2 हुए आंग्ल सिख युद्ध। उसके बाद सिख साम्राज्य का भी हो गया था पूरी तरह से पतन। तो ये पूरा कालक्रम है आपका 1857 की क्रांति तक आने का। लोग सीधा बहादुर शाह जफर 57 तक जाते हैं, वहीं से फिर 1857 की क्रांति शुरुआत कर देते हैं। लेकिन आप जब तक इन सारी चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तो आपको यही चीज़ें, यहीं से आपके प्रश्न पिक हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध कब हुआ, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ, उसमें एक संधि हुई थी, उस संधि का नाम क्या था। तो यहीं से लोगों का हो जाता है कन्फ्यूजन स्टार्ट। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ लोगे तब तक 1857 क्रांति पर हमको नहीं जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपका थोड़ा सा व्यू क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अब हम कल की जो क्लास पढ़ेंगे उस कल की क्लास में हम बहादुर शाह जफर तक खत्म करा देंगे। वहाँ पे हम 1857 की क्रांति भी कराएंगे। आपको वहाँ पे बक्सर का युद्ध भी देखने को मिलेगा, जैसे मैं प्लासी का युद्ध का वो किया, तो प्लासी का युद्ध हुआ तो इसी कालखंड में है ना कहीं, तो वो हल्का सा हम वहाँ भी आपको बताएंगे। प्लासी का युद्ध हुआ, 1857 की क्रांति हो गई, बक्सर का युद्ध हो गया, लेकिन ये परमानेंटली आपके खत्म नहीं हुए। ये तो केवल आपको एक तरह से कह सकते हैं कि क्योंकि इनके कालखंड में हुए थे तो इनका एक इंट्रोडक्शन है। बाकी 1857 क्रांति को पूरा विस्तार से पढ़ने वाले हो, इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद बक्सर के युद्ध को आप पूरा पढ़ोगे, तब हम बंगाल के बारे में पढ़ाएंगे, तब हम पूरे बक्सर के युद्ध को पूरा विस्तार से बताएंगे। उससे पहले जब मैं अवध को पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी आपको बक्सर के युद्ध का जिक्र करूंगा, लेकिन वहाँ पे बक्सर का तो पूरा ठीक से नहीं बताएंगे। लेकिन बंगाल के बारे में पढ़ेंगे हम, क्योंकि इन सब में सबसे लास्ट में बंगाल को पढ़ेंगे। बंगाल के बाद सीधा जाएंगे हम यूरोपियन कंपनी के ऊपर, क्योंकि बंगाल के बाद सीधा ये बक्सर का युद्ध होगा वगैरह, क्योंकि बंगाल के बाद ही अंग्रेजों का यहाँ पे बोल सकते हैं प्रतिनिधित्व स्टार्ट हुआ था। तो बंगाल को सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, और जैसे ही ये बक्सर का युद्ध होगा फिर वहीं से आपकी पॉलिटी भी स्टार्ट हो जाएगी, और उसके बाद ये इन सारे के सारे इनका भी काम शुरू होने वाला है। चलिए एक बार इस क्रम को दोबारा से देख लेते हैं और फिर ख़त्म करते हैं आज की क्लास। इधर दिल्ली सल्तनत से आया मुगल साम्राज्य, और जिस समय मुगल साम्राज्य आया था उस समय ये बंगाल, मालवा, गुजरात, मेवाड़, विजयनगर, बहमनी आपके स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे। विजयनगर टूटा कालीकोट युद्ध के बाद, जो मैसूर कर्नाटक में आगे चल के टूटा था। और इधर
यूरोपियन कंपनियों का भी आगमन स्टार्ट हो गया था केवल व्यापार के लिए। ये 4-5 कंपनियां आई थी और इन कंपनियों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठता हासिल की अंग्रेज़ों ने, और अंग्रेज़ों ने ही बाद में हिंदुस्तान के कई सारे राज्यों को अपने आप में मिलाया और पूरे हिंदुस्तान पर कह सकते हैं पूरा एकाधिकार जमाया। इधर मुगल साम्राज्य आपने देख लिया, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, और यही औरंगजेब के समय पर मराठा साम्राज्य बड़ा हुआ, विस्तृत हुआ और आगे चल के ये 5-6 राज्यों में टूट भी गया। मुगल कमज़ोर होते जा रहे थे। उत्तर मुगल साम्राज्य में मोहम्मद शाह रंगीला हुआ, उसके समय पर इतने सारे प्रांतीय राज्य स्वतंत्र हुए। इसके बाद बहादुर शाह जफर पर मुगलों का अंत होता है पूरी तरह से, वहाँ 1857 की क्रांति होती है। और इधर अंग्रेज़ बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल को जीत लेते हैं, अवध का भी हिस्सा लेते हैं, और वहीं पे आपका अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे अपने राजनीति में हस्तक्षेप स्टार्ट किया और अपने नियम कायदा कानून बनाने स्टार्ट किए। और जो सबसे पहले जो नियम बनाया था वो बनाया था उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट, वो बनाया था 1773 में। और वहीं से जो जहाँ से अंग्रेज़ों ने अपने नियम बनाना स्टार्ट किया, वहीं से भारतीय बोल सकते हैं प्रशासनिक नीति या भारतीय पॉलिटी या इंडियन पॉलिटी का होता है आपका प्रारंभ। और जो जैसे कि ये इधर बादशाह वगैरह बनते थे, वही अंग्रेज़ों का जो प्रतिनिधि होता था उसको पहले बंगाल का गवर्नर बोलते थे, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, फिर वही भारत का गवर्नर जनरल, फिर वही भारत का वायसराय, फिर अगेन भारत का गवर्नर जनरल बन के इनका होता है अंत। और अंग्रेज़ों के कुछ युद्ध भी हुए, उन प्रमुख युद्धों में 4 मैसूर के साथ, 3 कर्नाटक के साथ, 1 नेपाल के साथ, 2 म्यांमार या बर्मा के साथ, 2 अफगान, 2 सिंध और 2 सिखों के साथ। और अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा बोल सकते हैं प्रांतीय राजवंशों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का जो श्रेय है वो लॉर्ड बेलजली और लॉर्ड डलहौजी को जाता है। लॉर्ड बेलजली की सहायक संधि और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इस सहायक संधि के द्वारा सबसे पहला मिलने वाला राज्य था हैदराबाद, और हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले मिलने वाला राज्य था सतारा। उसके बाद होती है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद आपकी कहानी आप पहुंच जाओगे सीधा का सीधा आधुनिक भारत में। तो चलिए आज की क्लास का करते हैं ख़त्म, और कल से हम स्टार्ट करेंगे। कल से क्या, कल आपकी लास्ट क्लास होगी उत्तर मुगल साम्राज्य के बारे में, और उसके बाद आप सीधा जाएंगे फिर हम मराठा साम्राज्य के ऊपर।